हेलो दोस्तों, मेधा आईएएस के इस क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मेधा आईएएस के द्वारा एक 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा हेतु क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ किया जा रहा है, जो लाखों विद्यार्थियों तक मोविशाला ऐप के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाया जाएगा। बीपीएससी के 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा हेतु एक जो क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया गया है, उस क्विक रिवीजन सीरीज का मूल उद्देश्य यह है कि कम समय में विद्यार्थियों को किस प्रकार से 120 प्लस मार्क्स के लिए उनको तैयार किया जा सके और उनको प्रारंभिक परीक्षा में उनका रिजल्ट सिक्योर कराया जा सके। जिस तरह से 66 की प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ ने सारे विद्यार्थियों को हैरान किया था, उनके उस जटिलताओं को समाप्त करने के लिए, उनके उन सारे कंफ्यूजन का अंत करने के लिए इस क्विक रिवीजन सीरीज को शुरू किया जा रहा है, जो मोविशाला के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इस क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग एक एक करके सभी विषयों की चर्चा करेंगे। उस विषय पर जो भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा, अन्य स्टेट पीसीएस के द्वारा या अन्य कहीं भी उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग देखने का इसमें प्रयत्न करेंगे, ताकि न केवल कथा पढ़ें बल्कि हम उस पर पूरा व्यवहारिक अनुप्रयोग भी कर सकें, जिससे कि हम परीक्षा हॉल में जो प्रश्न की जटिलता है, उस प्रश्न की जटिलता को आसानी से हल कर सकें, उसमें किसी प्रकार की हमें कोई कमी न आए। क्योंकि आम तौर पे यह देखा जाता है कि विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल के बाहर होते हैं तो बहुत सारी चीजें उन्हें याद रहती हैं, बहुत सारे चीजें वो रिकॉल कर पाते हैं, बट जैसे ही वो परीक्षा हॉल में जाते हैं और प्रश्न पत्र उनके समक्ष आता है, कई प्रकार की जटिलताएं उनके समक्ष उत्पन्न होती हैं और वो बहुत सारी चीजें विस्मृत हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो ये विस्मरण नहीं हो, वे भूले नहीं, परीक्षा हॉल में वो आसानी से अपने प्रश्न को हल कर सकें, यह तभी संभव है जब ज्यादा से ज्यादा कंटेंट का अभ्यास हो, रिवीजन हो और उस रिवीजन पे वे क्वेश्चन पर व्यवहारिक अनुप्रयोग हो। यदि ये दो काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है तो फिर विद्यार्थी को परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आसानी से बीपीएससी के जो 150 के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें 120 प्लस सिक्योर करेंगे और अपनी प्रारंभिक परीक्षा में एक सीट अपना जरूर बुक करा लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने इस क्विक रिवीजन सीरीज की आज से शुरुआत करें और शुरुआत हम लोग एक टॉपिक से करने जा रहे हैं। वह टॉपिक है, बहुत ही लोकप्रिय विषय है, आम तौर पे विद्यार्थियों में काफी चर्चा में रहने वाला विषय है, वह है भारतीय राज व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी का वह विषय है जिसकी शुरुआत हम लोग आज से करने जा रहे हैं। तो भारतीय राज व्यवस्था का जो ये खंड है, भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं। ये राज व्यवस्था टॉपिक जो है आम तौर पे विद्यार्थियों के बीच एक कौतूहल का विषय रहता है
और एक इसमें विद्यार्थियों में भ्रम भी है, या ऐसा कहें कि एक पूर्वाग्रह भी रहता है कि इस विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं, इस विषय में हम पूरी तरह समर्थ और सक्षम भी हैं। न्यूज़पेपर की पॉलिटिक्स और ये भारतीय राज व्यवस्था, ये दो अलग अलग चीजें हैं। भारतीय राज व्यवस्था का जो यह खंड है, आमतौर पे इसमें छोटी छोटी गलतियां होने की संभावना अधिक रहती हैं, और इसका एक सबसे बड़ा अवगुण है इस विषय में कि इसमें अगर हम आंसर बनाते हैं, आंसर टिक करते हैं, बबल्स रंगते हैं, तो जो आंसर हम अनुमानतः लगाते हैं तय माना जाता है कि 90% अनुमान पर लगाया गया उत्तर इस विषय में गलत हो जाता है। इसका कारण है कि इस विषय में इतने ट्विस्ट हैं, इस विषय में इतने मोड़ हैं कि उस ट्विस्ट और मोड़ को समझना बहुत जरूरी है। खासकर 2-4 चैप्टर तो ऐसे हैं, जैसे पार्लियामेंट हो, फंडामेंटल राइट हो, ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे अध्याय हैं जहां पर तो अनुमान गलत होता ही होता है। अब बहुत हद तक संसद और राज्यों के विधानमंडल की स्थितियां समान हैं, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है जहां पर दोनों में मतांतर है। एक उदाहरण दूंगा, जैसे अगर संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और विधेयकों पर, साधारण विधेयक यदि है, अगर उस विधेयक पर मतभेद होता है तो दोनों के बीच ज्वाइंट सेशन बुलाने का प्रोविजन है। बट अगर यही कंडीशन राज्यों के संबंध में हो कि विधान परिषद और विधानसभा में विधेयक पर मतभेद हो जाए, तो फिर यहां क्या होगा? अब जनरली विद्यार्थी क्या करते हैं, यहां भी संयुक्त अधिवेशन का अनुमान लगा लेते हैं, जबकि राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। इसीलिए आमतौर पे अनुमान पर लगाए गए उत्तर गलत हो जाते हैं, गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस टॉपिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने इस क्विक रिवीजन सीरीज को, कि इसमें जो भी ट्विस्ट हैं, जो भी जटिलताएं हैं, जहां पर गलती होने की संभावना ज्यादा है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकें, उसका समाधान ढूंढ सकें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था के इस खंड को। सबसे पहली चीज, राज व्यवस्था क्या है? राज व्यवस्था कहते किसको हैं? तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है राज और व्यवस्था। जहां राज का सीधा सीधा मतलब है शासन, और व्यवस्था यानी सिस्टम, यानी वह प्रणाली, वह व्यवस्था जिससे हम शासन के बारे में जानते हैं, जिससे शासन प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है? तो राज व्यवस्था कहलाता है। अब राज व्यवस्था जो भाग है, वह मानविकी जो हम लोग पढ़ते हैं, कला का संकाय जो हम लोग पढ़ते हैं, तो मानविकी का एक खंड है जिसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान। तो राज व्यवस्था इसी राजनीति विज्ञान का एक भाग है, राजनीति विज्ञान का एक खंड है। राजनीति विज्ञान में आमतौर पे शासन प्रणालियों के सैद्धांतिक बातों का अध्ययन किया जाता है, यानी यह थ्योरेटिकल स्टडीज है गवर्नेंस सेटअप का। इसमें शासन प्रणाली की थियरी पढ़ी जाती है। जैसे अगर लोकतंत्र है तो यह पढ़ाता है कि लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है।
कुलीन तंत्र यदि है तो वह पढ़ाता है कि उसमें समाज के कुछ कुलीन लोगों का प्रभुत्व है, उन्हीं का प्रभाव है। और इसी सैद्धांतिक अध्ययन का अगर कहीं व्यवहारिक रूप हमें दिखाई पड़ता है तो वह दिखाई पड़ता है राज व्यवस्था में। यानी अगर हम राजनीति विज्ञान में शासन प्रणाली के सिद्धांत पढ़ते हैं तो राज व्यवस्था में उसी सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग पढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण उठाता हूं मैं, आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ जिसे पूंजीवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है, एडम स्मिथ ने अवधारणा रखी खुली अर्थव्यवस्था का, ओपन इकोनॉमी का। तो जो खुली अर्थव्यवस्था की अवधारणा एडम स्मिथ के द्वारा रखी गई, तो एडम स्मिथ ने कहा कि भाई देशों को बाजार खोल देना चाहिए और जो सरकारें हैं, जो राज्य हैं, वो मार्केट में अपना इंटरफेरेंस घटा दे, यानी वो बाजार में हस्तक्षेप नहीं करे। अब ये तो एक थियरी दे दिया एडम स्मिथ ने। अब इस थियरी को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग देशों ने अपने अपने परिवेश के अनुरूप अपनाया। अमेरिका ने भी पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया, भारत ने भी पूंजीवादी व्यवस्था को शुरू में भी कुछ अपनाया, लेकिन सरकार उसमें जुड़ी रही तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कह दिए थे हम। हालांकि अब तो भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तरफ आगे बढ़ ही चला है। यानी एडम स्मिथ की जो अवधारणा रही उसको सभी देशों ने स्वीकार किया, और जिन देशों ने स्वीकार किया उसको अपने अपने परिवेश के अनुरूप अपनाया। इसलिए सभी देशों की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में हमें अंतर दिखाई पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान यदि किसी शासन प्रणाली का सिद्धांत देता है तो राज व्यवस्था उसी सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग है जो अलग अलग देशों में हमें दिखाई पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, सामान्य भाषा में अगर इस लोकतंत्र का अर्थ निकाला जाए तो लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। यानी वैसी शासन प्रणाली जिसमें जनता शासन करे वह लोकतंत्र है। अब इस सैद्धांतिक व्यवस्था को, इस सिद्धांत को अमेरिका ने भी स्वीकार किया, इस सिद्धांत को ब्रिटेन ने भी स्वीकार किया, इस सिद्धांत को भारत ने भी स्वीकार किया। लेकिन आप उठाकर देखिए, तीनों की व्यवस्थाओं में अंतर है। भारत संसदीय प्रणाली स्वीकार करता है, यहां पर राष्ट्र का प्रमुख और शासन का प्रमुख अलग अलग व्यक्ति है। राष्ट्र का प्रमुख भी जो व्यक्ति है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित होता है, जिसे आप राष्ट्रपति कहते हैं। अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां का जो राष्ट्र का प्रमुख है, जिसको राष्ट्रपति कहते हो, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। आप ब्रिटेन की बात करो तो ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर भी एक राष्ट्र का प्रमुख है और एक शासन का प्रमुख है। लेकिन वहां के जो राष्ट्र का प्रमुख है वो जनता के द्वारा चुना नहीं जाता, बल्कि वह उत्तराधिकार व्यवस्था है वहां। तो कुल मिला के आप देखिए कि ये लोकतंत्र ही है, लेकिन जनता का ही शासन है। लेकिन अलग अलग देशों ने अपने अपने परिवेश के अनुरूप इसको अपनाया, अपने अपने परिवेश के अनुरूप इसको स्वीकार किया। इसीलिए ये राज व्यवस्था हुई, और ये राज व्यवस्था तभी मीनिंगफुल है, तभी सार्थक है, जब इसके आगे किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन हो। अगर इस केवल राज व्यवस्था को ढक दिया जाए तो इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है राज व्यवस्था का। अरे भाई, राज व्यवस्था
राजनीति विज्ञान के शासन प्रणालियों का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो उसका अनुप्रयोग जहां हुआ होगा उस जगह का जब हम नाम लिखेंगे तभी राज व्यवस्था सार्थक होगी। इसलिए कहा जाता है कि राज व्यवस्था तभी अर्थपूर्ण है जब उसके आगे किसी भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन हो, जैसे भारतीय राज व्यवस्था, ब्रिटिश राज व्यवस्था, अमेरिकी राज व्यवस्था। इसका एक मतलब है कि अगर भारतीय राज व्यवस्था यानी भारत की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ब्रिटिश राज व्यवस्था ब्रिटिश शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे, है ना, तो ये है राज व्यवस्था का एक परिचय, राज व्यवस्था का एक इंट्रो मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें मैंने ये बात किया है कि इसका राजनीति विज्ञान के साथ कैसा संबंध है। राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, उसको उसका फादर बोला जाता है। अब जब किसी देश की शासन व्यवस्था के बारे में हमने जानना है, जैसे हमने लिखा है भारतीय राज व्यवस्था, तो भारत की शासन प्रणाली के बारे में जानना है, तो आइए हम भारत की शासन प्रणाली के बारे में जानते हैं। देखिए, भारत की राज व्यवस्था को समझने के लिए केवल संविधान का अध्ययन कर लेना, संविधान के अनुच्छेदों को समझ लेना, यही पूरा नहीं है। अगर मैं सीधे अनुच्छेद पे आ जाऊं तो आपको अनुच्छेद रटना पड़ेगा, आपकी भारत की प्रणाली को रटना पड़ेगा। मैं पॉलिटी आपके फिंगर टिप पे ला दूंगा और पॉलिटी रटने की जरूरत नहीं है, आप पॉलिटी को खुद से समझने लगेंगे कि अगर भारत में आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार की बात की गई, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात की गई, तो ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे क्या रीजन था। तो एक बार अनुच्छेद पर आने से पहले भारत की राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को थोड़ा जानिए, उस ऐतिहासिक चीजों को जानिए, ताकि इस विषय में आपका इंटरेस्ट जग सके। तो मैं आपको लिए चलता हूं भारतीय राज व्यवस्था के उस ऐतिहासिक संदर्भ में जहां से भारतीय राज व्यवस्था शुरू होती है, जिसको हम आधुनिक भारतीय राज व्यवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। विगत कई कक्षाओं में या कई जगह पे आपने देखा होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा आपने, कि भाई भारत में ऐतिहासिक इतिहास में कई सारे वंश रहे, कई सारे वंशों के माध्यम से हमारे ऊपर शासन हुआ। तो वो इतिहास विषय का चीज है, वहां हम लोगों को नहीं जाना है। मैं वहां से आपको शुरू कर रहा हूं जहां से आधुनिक भारतीय राज व्यवस्था, इस संवैधानिक तंत्र का जन्म हुआ है, जिस संवैधानिक तंत्र से हम शासित हो रहे हैं, जिस संवैधानिक तंत्र से हमारी देश की व्यवस्था का संचालन हो रहा है, जो 7 दशक से हमारे ऊपर जिसका नियम कायदा कानून चल रहा है, उस तंत्र का जन्म कहां से हुआ है, उसका ओरिजिन कहां है, उसका मूल कहां है। आइए, तो अगर हमें उस ऐतिहासिक संदर्भ को जानना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत 1600 ईस्वी से होती है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 1600 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के
के चार्टर से किया गया था। और इस कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में जब किया गया, तो देखिए यहां देखिए इसका नाम क्या रखा गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप भारत के मैप को, वर्ल्ड के मैप को खोलिए तो आपको दिखेगा कि भारत जो है वो ब्रिटेन से पूरब के तरफ है। तो यहां नाम लिखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटेन से पूरब के तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट, इंडिया के लिए ओर, है ना, इंडिया के तरफ जाइए और वहां जाकर व्यापार वाणिज्य कीजिए। इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटेन से पूरब भारत की तरफ जाकर आप व्यापार और वाणिज्य करो। तो ये जो कंपनी का गठन किया गया महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से, तो इसको 15 वर्ष का चार्टर दिया गया, यानी उसे 15 वर्ष का ये समय दिया गया कि भाई आप जाओ और भारत में 15 वर्ष के लिए व्यापार करो। हालांकि ये चार्टर फिर समय समय पर बढ़ाया जाता रहा, इसकी वृद्धि होती रही। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 ईस्वी में, ऐसी ही एक कंपनी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये विश्व इतिहास का हालांकि संदर्भ है, लेकिन चूंकि इससे जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसका चर्चा कर देना चाहता हूं आपके साथ कि 1603 में एक ऐसी ही कंपनी और बनी थी। ऐसी ही कंपनी ब्रिटेन ने भी बनाया था और उस कंपनी का नाम था वर्जीनिया कंपनी। और वर्जीनिया कंपनी का गठन किस लिए किया गया था? तो देखिए इसका उद्देश्य कुछ और था। इसका उद्देश्य था अमेरिका जाइए, उस समय अमेरिका पर भी ब्रिटेन का प्रभाव था, तो इस कंपनी को बनाया गया था अमेरिका के लिए कि ये कंपनी का क्या काम था कि ये कंपनी अफ्रीका महाद्वीप से मजदूरों को और दासों को ले आएगी और उसको कहां बसाएगी? अमेरिका के क्षेत्रों में। और ये कंपनी ने वही किया। इस कंपनी ने अफ्रीका महाद्वीप से दासों को, मजदूरों को ले आया और दक्षिण अमेरिका में उसे बसाया। और इसलिए आज जब आप अमेरिका का इतिहास पढ़ते हैं तो देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका कृषि आधारित इकोनॉमी बना, पिछड़ा ही रह गया, और उत्तरी अमेरिका एक उद्योग आधारित इकोनॉमी बना। आज भी आप उस अंतर को देखिएगा तो उस अंतर को उसी संदर्भ में देखा जा सकता है। दोनों के डेवलपमेंट का नेचर अलग अलग रहा। खैर, यह कंपनी का संदर्भ था, इसलिए मैंने यहां चर्चा कर दी। जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो भारत में उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भारत आई थी। और चूंकि विश्व में भौगोलिक खोज का दौर चल रहा था और भौगोलिक खोज के उस पृष्ठभूमि में यूरोपीय कंपनियां लगातार विश्व के उन सुदूर क्षेत्रों के लिए समुद्री मार्ग खोज रही थी जहां जाकर व्यापार और वाणिज्य किया जा सके। जैसे वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट पहुंचा और कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की। अरे तो 1498 के पहले भारत नहीं था, भारत था। वो 1498 में भारत की खोज नहीं बल्कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो कई यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगीज थे, डच थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, डेनिश थे, स्वीडिश थे, ये कई कंपनियां लगातार इस कार्य में लगी रहती थी कि वो विश्व के सुदूर क्षेत्रों के लिए समुद्री मार्ग खोजें और वहां जाकर व्यापार और वाणिज्य करें और लाभ कमाएं। उसी क्रम में ब्रिटेन भी भारत आया। अब स्वाभाविक बात है, जब एक ही उद्देश्य के लिए कई लोग जाएंगे तो टकराहट होगी। तो यह टकराहट आपको भारत में भी इन कंपनियों के बीच दिखाई देगी। और इन टकराहट में तो खासकर ब्रिटेन और फ्रांस की टकराहट तो वह जग जाहिर है। ब्रिटेन और फ्रांस एक संघर्ष की सदी रही है उनकी।
कभी 7 वर्षीय युद्ध, कभी 100 वर्षीय युद्ध, कभी 30 वर्षीय युद्ध, लगातार युद्ध में फंसे रहते थे वे। और पुर्तगीज और डच भी इस संघर्ष में शामिल रहे। तो ब्रिटेन जब 1600 ईस्वी में भारत आया तो ब्रिटेन का प्रारंभिक उद्देश्य भारत के व्यापार और वाणिज्य का मूल्यांकन करना, उसको ऑब्जर्व करना और उसके आधार पर अपनी नीतियां बनाना रहा। ब्रिटेन ने प्रारंभ में भारत के व्यापार और वाणिज्य को बड़े गहराई से मूल्यांकन किया उसका, और उसके बाद धीरे धीरे उसने भारत में अपने इंटरफेरेंस को बढ़ाया। लेकिन यहां ध्यान रहे, मैं एक फैक्ट्स क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारत में सबसे पहले अगर किसी ने राजनीतिक हस्तक्षेप किया तो ब्रिटिश नहीं थे, और डुप्ले था, जो फ्रेंच गवर्नर था। डुप्ले भारत में पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारत में पॉलिटिकली इंटरफेरेंस किया, राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप किया, और ब्रिटेन ने उस हस्तक्षेप को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, है ना। ब्रिटेन इस स्थिति में आगे बढ़ता रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर हो जाती है। मुगल सत्ता की स्थिति बहुत अब डावाडोल होने लगी। उसके बाद जो भी मुगल शासक बने वो उतने प्रभावी नहीं थे जितने औरंगजेब के पहले तक जो शासक रहे थे वो थे, उनकी शक्ति उतनी प्रबल नहीं थी। इसी बीच जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाने का प्रयास उसी समय शुरू कर दिया था। ये जब 1600 ईस्वी में जब ये भारत आए थे, ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है कि जब ये भारत आए थे तो भारत का बादशाह कौन था। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी यानी 1600 ईस्वी में, इस समय भारत का बादशाह अकबर था। ये बीपीएससी पूछी है क्वेश्चन को, और कई लोग इसका उत्तर जहांगीर लगा के आए थे। जहांगीर इसका उत्तर नहीं है, जब वो कंपनी आई है तब इसका उत्तर है अकबर। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और उसके बाद शासक बनता है जहांगीर। तो अकबर जब शासक था तो कंपनी अभी तुरंत भारत आई ही थी, इसलिए उसने भारत को समझने में अपना ध्यान लगाया, क्योंकि उसकी कई बाह्य चुनौतियां भी थी। पुर्तगीज, डच ये सब मौजूद थे, तो उनके वजह से भी इस कंपनी को थोड़ा फूंक कर कदम रखना पड़ रहा था। 1605 में जब जहांगीर शासक बना तो जहांगीर की मित्रता थी पुर्तगालियों के साथ, लेकिन ब्रिटेन ने भी प्रयास किया कि भाई जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूटें ली जाएं, और 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने गया था सर टॉमस रो। और टॉमस रो एक बहुत रोमांचक तथ्य बताऊंगा यहां। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में उतना ही दिन रहा था जितना दिन भारत के संविधान के निर्माण में लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उतना ही दिन टॉमस रो जहांगीर के दरबार में भी रहा था। तो ये बहुत रोमांचक तथ्य है। अब जब 1608 में यह मिला तो उसने अनुमति मांगी जहांगीर से कि आप हमें सूरत में व्यापारिक कंपनी खोलने की अनुमति दीजिए। ये जहांगीर से अनुमति मांगी गई, लेकिन जहांगीर की मित्रता थी, मैंने बताया अभी, पुर्तगालियों से। और
पुर्तगालियों के कहने पर जहांगीर ने अंग्रेजों को यह अनुमति नहीं दी। यानी 1608 में अंग्रेजों को जो सूरत में अपनी कंपनी खोलनी थी वह नहीं खुल पाई। अब ये बचपन में हो सकता है आप लोग ये तथ्य पढ़े होंगे कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत खुली। आज से इस तथ्य को बदल लीजिएगा, ये गलत फैक्ट है। सूरत के लिए पहला प्रयास हुआ था, सूरत में पहला खुला नहीं था। अंग्रेजों की पहली कंपनी खुलती है 1611 में मसूलीपट्टनम में। आज इसको मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है और सूरत में खुला था 1613 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से कंपनी धीरे धीरे अपना प्रसार कर रही थी, धीरे धीरे अपने को फैला रही थी। इसी बीच 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जो शासक बनते हैं 1707 से लेकर 1857 तक, उन सभी शासकों को उत्तर मुगल शासक के नाम से जाना जाता है, उत्तर मुगल शासक के नाम से पुकारा जाता है। उन्हें उत्तर मुगल शासक इसलिए कहते हैं क्योंकि औरंगजेब के पहले के शासक और औरंगजेब के बाद के शासक दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, इसलिए उनको उत्तर मुगल शासक के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर मुगल शासकों के ही एक शासक बना, उसका नाम था मोहम्मद शाह, जो आप इतिहास में डिटेल करेंगे। मोहम्मद शाह एक शासक बना और मोहम्मद शाह के शासक बनने से थोड़े पहले से ही जो मुगल साम्राज्य था वो टूटने लगा था और दिल्ली से जो दूर दूर के प्रांत थे उन प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था, अपने को आजाद करना शुरू कर दिया था, यानी अपना संबंध दिल्ली से तोड़ना शुरू कर दिया था। तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो बंगाल का आता है। उसमें सबसे पहला नाम बंगाल का आता है, जिसकी स्थापना 1717 में मुर्शीद कुली खां के द्वारा हुई। देखिए 1717 में स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां के द्वारा हुई। मुर्शीद कुली खां ने अपना संबंध दिल्ली के शासकों से तोड़ लिया और एक स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर ली। इस समय बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका थी, लेकिन मुर्शीद कुली खां ने ढाका से राजधानी परिवर्तित किया और राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद उसने अपनी राजधानी बना ली। जब मुर्शिदाबाद उसने अपनी राजधानी बना ली तो वह शासन किया। इसके बाद दो छोटे छोटे शासक होते हैं जिनका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इतिहास में उसको हम लोग डिटेल कर लेंगे। एक और महत्वपूर्ण शासक बंगाल में मुर्शीद कुली खां के बाद बनता है और वह 1740 में बनता है। उसका नाम है अलीवर्दी खां। स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खां, जिसने 1717 में राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद, इसके पहले राजधानी थी ढाका। 1740 में वहां का शासक बना जिसका नाम था अलीवर्दी खां। जब अलीवर्दी खां वहां का शासक बना तो अलीवर्दी खां का यूरोपियनों के साथ तटस्थता की नीति रही और उसका एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। कहा करता था यूरोपियनों के संदर्भ में अलीवर्दी खां कि यूरोपियन जो है वो मधुमक्खी की तरह हैं, यदि उन्हें छेड़ दोगे तो वे काट काट कर खाएंगी और यदि छोड़ दोगे तो शहद देंगी।
यानी वह पूरी तटस्थ रहना चाहता था यूरोपियनों से, और यूरोपियनों से उसने किसी प्रकार की ना कोई संधि ना कोई वैर, कुछ भी नहीं। और लेकिन इस बीच जो 1740 से वह 1756 ईस्वी तक शासक रहा, इस पूरे 16 वर्षों में उसने किसी भी प्रकार का कर जो है वो दिल्ली को नहीं दिया। यानी यह उत्तर मुगल शासक जो थे उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा, कोई कर राजस्व उन्हें नहीं दिया इस 16 वर्षों के शासनकाल में। 1756 में इसकी मृत्यु होती है, और 1756 की इसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है, उसका नाम है सिराजुद्दौला। जब 1756 में शासक बनता है सिराजू, तो इसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है यूरोप में, और वह घटना है जिसका संदर्भ यहां से है। 1756 से 63 के बीच में एक लड़ाई चल रही होती है, और उस लड़ाई का नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध 7 इयर्स वार 1756 से 1763 के बीच में चल रहा होता है। किसके किसके बीच में? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यह संघर्ष चल रहा होता है। अब स्वाभाविक बात है, ये लड़ाई यूरोप में चल रही थी, भारत में नहीं। अब चूंकि भारत में भी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मौजूद थे, तो ये हम लोगों के यहां भी होता है, गांव में भी, हमारे समाज में भी। अगर हम लोगों का कोई पड़ोसी से हम लोगों का झगड़ा हो जाता है, और उस पड़ोसी का कोई व्यक्ति बाहर रहता है, वहीं पर अगर हमारे भी घर का कोई व्यक्ति रहता है, तो झगड़ा के बाद तुरंत फोन कॉल जाता है कि भाई अब नाता रिश्ता ब्रेक, क्योंकि यहां झगड़ा हो गया है। यानी इस समाज का यहां का प्रभाव वहां भी पड़ता ही है, ये मानवीय स्वभाव है। ठीक यही घटना यहां भी हुई। जब सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चला, तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत में भी उस ब्रिटेन और फ्रांस के स्वभाव पर, यहां दोनों के संबंध पर पड़ा। और दोनों की जो कंपनियां कलकत्ता की थी, दोनों ने एक दूसरे से अपनी कंपनी को सुरक्षित करने के लिए कलकत्ता की कंपनियों का फोर्टिफिकेशन कराना शुरू कर दिया, उसकी किलेबंदी करानी शुरू कर दी। स्वाभाविक था, अब उस समय राजा था सिराजुद्दौला। अब कलकत्ता तो उस समय राजधानी थी नहीं, राजधानी थी मुर्शिदाबाद, जिसको मुर्शिद कुली खान ने बनाया था। तो सिराजुद्दौला उस समय मुर्शिदाबाद में था। यह खबर जब सिराजुद्दौला को मिली कि यह काम हो रहा है, तो सिराजुद्दौला ने मना किया कि आप घेरेबंदी का काम बंद करिए। सिराजू की बात को फ्रांस तो मान गया, परंतु ये जो जिद्दी स्वभाव का था, ये नहीं माना, ये घेराबंदी करते ही रहा। नतीजा, सिराजू ने इस पर आक्रमण किया और उसने ब्रिटेन को वहां से मार भगाया। और ब्रिटेन की जो कंपनी थी जिसका वह किलेबंदी कर रहा था, उस पर सिराजुद्दौला ने अपने एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी देके और पुनः लौट गया कहां? मुर्शिदाबाद, अपनी राजधानी। इस समय क्लाइव जो था मद्रास में था, और क्लाइव को यह खबर मिली कि भाई सिराजुद्दौला ने ब्रिटेन को हरा दिया है। क्लाइव को यह लगता था कि ब्रिटेन एक अजेय शक्ति है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। और जैसे ही उसको यह खबर मिली कि नहीं, सिराजुद्दौला ने हरा दिया है, लगा कि उसका हार्ट चौक कर गया। वो वहां से भागा भागा अब कलकत्ता की तरफ आया। जो बात क्लाइव ने सोचा भी नहीं था, वो सारी चीजें उसको कलकत्ता में देखने को मिली। जैसे ही क्लाइव पहुंचा कलकत्ता, सिराजुद्दौला
ने जिस व्यक्ति को उस किले की जिम्मेदारी देकर और अपने राजधानी चला गया था, वो आदमी निकला बहुत धोखेबाज। उस आदमी ने क्लाइव को वहां की चाबी देते हुए कहा, हाँ महोदय आइए ना, सब तो आप ही का है। अब क्लाइव बहुत तेज गवर्नर था, उसको ये बात समझते देर न लगी कि यहां के राजा से यहां के लोग असंतुष्ट हैं। अगर ये संतुष्ट रहते तो कोई अपने राजा के लिए ऐसे काम थोड़ी करता है। फलतः सिराजू के खिलाफ क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा, एक कॉन्स्पिरेसी की, और सिराजू दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। उस मीर जाफर को अपने तरफ मिलाया और कहा कि तुम हमारा साथ दो और जब हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हें यहां का राजा बना देंगे, यानी बंगाल का नवाब बना देंगे। अब मीर जाफर कहां एक सेनापति और कहां उसको ये अवसर मिल रहा है कि अब राजा बनेंगे। रसोगुल्ला किसको ठीक नहीं लगता है। वो बेचारा एकदम से तैयार हो गया उस कॉन्स्पिरेसी में क्लाइव का साथ देने के लिए। और यह कॉन्स्पिरेसी 1757 23 जून 1757 को एक लड़ाई होती है जिसको हम प्लासी का युद्ध बोलते हैं, प्लासी की लड़ाई बोलते हैं। और यह लड़ाई हुई, यह लड़ाई वास्तविक लड़ाई तो थी ही नहीं, क्योंकि यहां जिस सेना का सेनापति दूसरे विरोधी गुट के साथ था, वह सेना क्या लड़ाई लड़ेगी। कुछ ही घंटों में युद्ध खत्म हो गया, सिराजुद्दौला को पकड़ के और मार दिया गया है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका सारा डिटेल इतिहास में आपको मिलेगा। मीर जाफर को अंग्रेजों ने वादा के मुताबिक 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद राजा बना दिया। जब मीर जाफर वहां का राजा बन गया तो मीर जाफर ने बहुत सारे उपहार और बहुत सारे गिफ्ट जो हैं वो अंग्रेजों को दिए। लेकिन ये एक तरफा गिफ्ट देने की जो व्यवस्था थी, ये कब तक चलती। कोई भी, अब हम लोग के जीवन में भी गिफ्ट का लेन देन होता है, आप लोग भी करते होंगे। अगर एक ही तरफ से केवल गिफ्ट मिल रहा है तो वो संबंध ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। यहां भी वही हुआ, मीर जाफर हर साल गिफ्ट और उपहार देता रहा, अंग्रेजों को ठीक लगने लगा। लेकिन हर व्यक्ति की भाई इसकी एक सीमा है, कितना देगा वो व्यक्ति। 1760 आते आते अंग्रेजों को यह लग गया कि अब मीर जाफर हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, यानी हमें जो आर्थिक लाभ चाहिए वो अब मीर जाफर हमें प्रदान नहीं कर पा रहा है। नतीजा, मीर जाफर को उन लोगों ने हटाने का निर्णय लिया। और अंग्रेजों की नीति देखो, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की जो ये पॉलिसी रही वो उन्होंने यहां भी लगाया। और 1760 में मीर जाफर का ही एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। उस मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अब घर ही में झंझट, घर ही में लड़ाई। मीर कासिम जो था वो मीर जाफर से ज्यादा योग्य और स्वाभिमानी शासक था। कैसे, आइए देखते हैं। जब 1760 में मीर कासिम नवाब बना तो मीर कासिम ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है यहां। 3 ऐसे निर्णय हैं जो आगे की गतिविधियों को प्रभावित करेंगे। पहला, मीर कासिम ने पहला काम किया राजधानी परिवर्तन। राजधानी
परिवर्तन। जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी, उस राजधानी को वो मुर्शिदाबाद से ले गया कहां? यही मुंगेर, जो बिहार में है। राजधानी यहां ले आया। क्यों? क्योंकि दूरी अंग्रेजों से ज्यादा रहेगी तो अंग्रेजों का इंटरफेरेंस भी क्या होगा? कम होगा, उसका हस्तक्षेप भी कम होगा। अंग्रेजों को यह बात थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम हमसे भागना चाह रहा है, हमसे भाग रहा है। लेकिन खैर यहां तक ठीक था। तो पहला काम राजधानी परिवर्तन, जिससे अंग्रेज और मीर कासिम के बीच प्रारंभिक खटास उत्पन्न हो गई। दूसरा, दस्तक प्रथा का अंत। दस्तक प्रथा का अंत। यह दस्तक क्या था? तो दस्तक एक तरह से परमिट सिस्टम था। यह एक परमिट व्यवस्था थी जो व्यापारियों को व्यापार के लिए दिया जाता था। तो आमतौर पे दस्तक मीर कासिम के पहले केवल अंग्रेजों को मिलता था, और जिसको ये दस्तक मिलता था वे लोग सड़क पे या साल भर, एक साल के लिए दस्तक मिलता था, और एक साल उनको किसी भी प्रकार का कर चुकाने का जरूरत नहीं पड़ता था। तो यह दस्तक केवल अंग्रेजों को मिलता था, भारतीय व्यापारियों को नहीं मिलता था। यानी भारतीय व्यापारियों को कर चुकाना पड़ता था। कुछ दिन तक तो अधिकारियों ने अंग्रेजों से दस्तक चेक किया, लेकिन कुछ दिन के बाद अधिकारियों ने यह दस्तक चेक करना बंद कर दिया, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने देखा कि अरे अब तो चेक ही नहीं होता है हमारा, तो हम इसका गलत उपयोग करते हैं। क्या किया उन्होंने? एक तो उनको दस्तक मिल गई तो ये सबको पता रहता था कि चलो अंग्रेजों के पास तो दस्तक है ही, तो वो खुद तो राजस्व देने से बच ही गए। दूसरी तरफ वे यह दस्तक जो है वो भारतीयों को बेच देते थे। तो जिन भारतीयों से सरकार को राजस्व होता था, अब उनके पास भी दस्तक होता था, नतीजा वो भी राजस्व देने से बच जाते थे। अल्टीमेटली सरकार को राजस्व की कमी होने लगी। यहां पर मीर कासिम ने बड़ा कठोर निर्णय लिया और कहा कि यह दस्तक जो है अब बंद है ना, दस्तक बंद, अब सब लोग सड़क पे कर चुकाएंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था। अंग्रेजों को हो रहे लाभ को ब्रेक किया गया, रोका गया। स्वाभाविक बात था, अब अंग्रेज मीर कासिम से गुस्साएंगे ही। मीर कासिम और अंग्रेजों के संबंध अब बहुत जटिल हो चले थे। इसी बीच एक सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक निर्णय हुआ 1763 ईस्वी में, एलिस प्रकरण। एलिस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी मीर कासिम से इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने के लिए पटना आया। मीर कासिम ने पटना में उसको एक रूम में बंद करके बड़ी पिटाई करवाया। इतना पिटवाया कि वह पटना से जाने लायक भी नहीं बचा। जैसे तैसे वह पहुंचा कलकत्ता, और जब वह अंग्रेजों से जाके उसने सारी खबर बताई तो अब अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि अब मीर कासिम को हटाना जरूरी हो गया है, अन्यथा वे अंग्रेजी साम्राज्य के ऊपर अपना प्रभाव जमा लेगा। और अंग्रेजों ने अपने इस निर्णय को कार्यान्वित किया और 1763 ईस्वी में मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया और पुनः मुस्कभवा फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। मैंने पहले ही कहा था कि मीर कासिम एक स्वाभिमानी और योग्य शासक था, और बिना किसी विशेष कारण से जब मीर कासिम को नवाब के पद से हटाया गया तो उसने अपने स्वाभिमान, अपने ईगो पर लिया और उसने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी। और अब अकेले तो बदला ले नहीं सकता था, इतना शक्तिशाली तो था नहीं वो। नतीजा उसने भेंट किया अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। देखिए,
वह भेंट करता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला से जब यह मिला तो कहा कि भाई अंग्रेजों से हमें लड़ाई लड़नी है। और उस समय जो अवध का नवाब होता था वो भारत के सम्राट का सचिव होता था। तो शुजाउद्दौला से जब यह मीर कासिम मिला तो शुजाउद्दौला ने कहा कि ठीक है, हम और तुम साथ हो जाएंगे, और हम चूंकि वहां के सचिव हैं इसलिए हम उनसे भी बात करते हैं, यानी भारत के सम्राट से भी बात करते हैं, वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। उस समय भारत के सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। तो अब तीनों की सेना एक तरफ, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, भारत का सम्राट शाह आलम द्वितीय, और तीसरा बंगाल का अपदस्थ नवाब, हटाया हुआ नवाब मीर कासिम। इन तीनों की सेना एक तरफ इकट्ठी हुई और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। और 22 अक्टूबर 1764 को लड़ाई हुआ जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और जिस प्रकार पलासी की लड़ाई एक षड्यंत्र थी, पलासी की लड़ाई कोई वास्तविक युद्ध नहीं थी, उसके ठीक उलट 1764 का बक्सर एक वास्तविक युद्ध था। इसमें अंग्रेजों ने अपने वास्तविक युद्ध कला का प्रदर्शन किया और यह साबित कर दिया कि अब भारत के भावी सम्राट अंग्रेज ही होंगे, भारत के अगले शासक अंग्रेज ही होंगे। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में एक संधि हुई जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि का जो काल रहा है, वो संधि के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है, उसको थोड़ा सा यहां जान लेना जरूरी है। इलाहाबाद की संधि से एक शासन प्रणाली आई जिसको हम कहते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन है ना, द्वैध शासन की शुरुआत हुई इस संधि से। यह द्वैध शासन चलता है 1765 से लेके और 1772 के बीच में, इतने समय तक यह द्वैध शासन चलता है। इस काल में अंग्रेजों ने भयंकर लूट मचाई, पैसा खूब लूटा, और लूट के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो ब्रिटेन लेके गए। जब ब्रिटेन लेके वो पैसा गए तो अब स्वाभाविक बात है कि जो ये द्वैध शासन की स्थिति चल रही थी, इस प्रक्रिया में लूट का सामान जो वे लेकर ब्रिटेन जा रहे थे, अब ब्रिटेन में तो सारे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे नहीं। जो लोग जुड़े हुए थे, अब पड़ोसी के पास पैसा ज्यादा आने लगता है तो पड़ोसी को चिंता ज्यादा होने लगती है कि भाई कहां से आ रहा है इसके यहाँ, है ना। तो अंग्रेजों में वहां के जो लोग थे, अब जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए नहीं थे, उनको ये बात लगने लगा कि भाई ये जरूर वहां कुछ गड़बड़ कर रहा है सब, तबे इतना पैसा आ रहा है। नतीजा ये हुआ कि अब वहां के वे लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए नहीं थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर दबाव बनाने लगे कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करो, भाई वो कुछ गड़बड़ कर रही है वहां। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहां निर्णय लिया और पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया 1773 में, और उस एक्ट को कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। चूंकि वह रेगुलेशन की शुरुआत थी,
चूंकि वह रेगुलेशन वहीं से शुरू हुआ है, इसीलिए उस एक्ट का नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आया। और उसके बाद से समय समय पर एक्ट आते गए और उसी एक्ट के माध्यम से भारत में शासन होता रहा। उसी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती रही। हालांकि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और शासन सीधे महारानी के हाथों में चला गया, तो उसके बाद भी एक्ट आते रहे और उसी एक्ट के माध्यम से इस देश का शासन चलता रहा। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इस कड़ी का अंतिम एक्ट है। 1773 प्रारंभिक एक्ट है और 1947 का भारत शासन अधिनियम इस कड़ी का अंतिम एक्ट है। यह एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। आमतौर पे किताबों में, नोट्स में इसको सबसे पहला स्थान दिया जाता है। मेरा एकदम अप्रोच उल्टा है। मैं संवैधानिक विकास आप सबों को, ये जितना एक्ट है, 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1786 का संशोधन अधिनियम, 1792 है ना, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947, ये जितने एक्ट्स हैं मैं सबसे अंत में इसको पढ़ाता हूं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। आप पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे तो इस एक्ट का 60% पार्ट तो आप पॉलिटी में पढ़ जाएंगे, जिससे आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आसानी से आप एक्ट्स याद कर जाएंगे। और नहीं तो एक्ट्स अब रट रहे हैं। पता चला कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट वाला प्रोविजन घुस गया 1786 के संशोधन अधिनियम में। ये समस्याएं आती हैं, इसलिए इसे हम लोग बड़े शालीनता से और बड़े ही बारीकी से करेंगे। वो खुद आपको पता चलेगा, वो खुद आपको सामने आएगी वो चीजें। तो अब यहां से शुरू होता है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत के संविधान की स्थिति, भारत के संविधान की प्रावधान, भारत के संविधान की मांगे। तो आइए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि मैं जो लिख रहा हूं वह है संविधान। संविधान एक शब्द है जो कई अर्थ ध्वनित करता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान, यानी ऐसा दस्तावेज जो सबके लिए समान विधान देता है, सबके लिए समान कानून देता है, उसी को कहते हैं संविधान। यह तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन अगर इसका मूल अर्थ निकालें संविधान का, तो संविधान किसे कहते हैं? तो थोड़े जब क्लास हमने शुरू किया था तो बात किया था राज्य व्यवस्था का। राज्य व्यवस्था एक शासन प्रणाली है, तो शासन चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन चाहिए। जैसे हमारा घर चलता है, सबके घरों में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। हमारे पिताजी ने, हमारे अभिभावक ने हमारे लिए कुछ कानून बनाया है, वो लिखित हो या अलिखित हो एक अलग चीज होता है, लेकिन एक वो कानून है, एक फॉर्मेट है। सुबह 5 बजे उठ जाना है, नहीं उठेंगे तो पिताजी आवाज लगाएंगे। उठ के हमें सूर्य नमस्कार करना है, व्यायाम करना है, घूमने जाना है, पिताजी के साथ दूध लाने जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब एक हमारा रूटीन है, वही हमारे लिए नियम है और उसी के अनुसार हम चलते हैं। यदि वह नहीं हो तो घर में अराजकता फैल जाएगी। पता चला उन्होंने रात भर गायब है, कोई पूछने वाला नहीं। रात को 1 बजे आके दरवाजा और बेल बजा रहा है, खोलिए भाई। तो
तो ये अराजकता वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में घर का विकास रुक जाएगा, घर इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में ही लगा रहेगा। उसी तरह से एक देश को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, एक भौगोलिक क्षेत्र को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, एक शासन प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कुछ विधि विधान चाहिए, जिससे वह देश चले, जिससे वह शासन प्रणाली चले। और उसी विधान को, उसी दस्तावेज को हम संविधान के नाम से जानते हैं। तो संविधान किसी भी राष्ट्र को संचालित करने के हेतु आवश्यक मूलभूत कानूनों का दस्तावेज है ना। राष्ट्र को संचालित करने हेतु आवश्यक मूलभूत कानूनों का, देखिए यहीं शुरू होगा अब, मूलभूत कानूनों का दस्तावेज है। ये मूलभूत कानून क्या होता है? इस मूलभूत कानून का क्या मतलब है? तो देखिए, कानून दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूलभूत कानून और एक होता है साधारण कानून। मूलभूत कानून ऐसा कानून जिससे साधारण कानून का जन्म होता है ना। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86वां संविधान संशोधन हुआ। छियासीवां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2002 में, और इस संविधान संशोधन अधिनियम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A। जो आर्टिकल इसमें हमारे संविधान में जोड़ा गया वो था अनुच्छेद आर्टिकल 21A। और इस 21A में क्या कहा गया कि 6 से 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाएगी, है ना। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का चर्चा किया गया इस आर्टिकल 21A में, एज ग्रुप 6 to 14। ये मूलभूत कानून जिसको संविधान में जगह दिया गया। अब थोड़ा बस यहीं से क्लिक करेगा आपका कि इसी को लागू करने के लिए, इसी मूलभूत कानूनों के कार्यान्वयन के लिए, देखो 2009 में एक कानून बना जिसको कहते हैं हम राइट टू एडुकेशन, शिक्षा का अधिकार। क्या था? इसी को लागू करने के लिए वो बना। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आर्टिकल 21A जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 14, सेम बात इस राइट टू एजुकेशन में भी कहा गया 2009 में। अंतर क्या था? इसका स्थान संविधान में है। ये इसी संवैधानिक कानूनों को लागू करने के लिए ये साधारण कानून हमारी संसद के द्वारा बनाया जाता है। तो कानून के दो प्रकार हैं, एक मूलभूत कानून, एक साधारण कानून। संविधान इसी मूलभूत कानूनों का दस्तावेज है, न कि इन साधारण कानूनों का दस्तावेज है ना। तो ये संविधान की एक मूल परिभाषा हुई। अब संविधान के प्रकार होते हैं, संविधान के अलग अलग टाइप्स हैं। क्या हैं? आइए,
संविधान के अगर आप प्रकार की बात करें तो जनरली संविधान के 4 प्रकार हैं। पहला, चलिए, संविधान के मूल रूप से ये 4 प्रकार हैं: लिखित, अलिखित, लचीला एंड कठोर। लिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, वह संविधान जो लिखे हुए फॉर्मेट में उपलब्ध है, जो लिखे हुए रूप में उपलब्ध है, यानी जिसके लिए प्रावधान एक पुस्तक में उपलब्ध है, वैसे संविधान को कहते हैं लिखित संविधान। विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का संविधान है और विश्व का सबसे बृहत लिखित संविधान वह भारत का संविधान है ना। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का और विश्व का सबसे बृहत लिखित संविधान भारत का। अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जो लिखे हुए फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। हालांकि वहां भी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है और उसको भी अब कोडिफाई करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो ब्रिटिश संविधान को हालांकि जब तक वो पूरी तरीके से रिटन फॉर्मेट में नहीं आ जाता है तब तक उसको अनरिटन की ही श्रेणी में रखेंगे। तो जो अलिखित संविधान है उसमें ब्रिटेन के संविधान को हम अभी भी रखते हैं। लचीला संविधान, देखिए ये दोनों जो है ये लिखे और नहीं लिखे के आधार पर अंतर हुआ। ये जो दोनों अंतर है, ये लचीला और कठोर का अंतर, ये अंतर संशोधन के आधार पर है, अमेंडमेंट के आधार पर है। यानी संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसेस कैसी है। तो जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है, जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है, यानी जिस संविधान के अनुच्छेदों को बड़ी आसानी से बदल दिया जाए, वैसे संविधान को कहते हैं लचीला संविधान। और जिस संविधान में के अनुच्छेदों को बड़ी कठिनाई से बदला जाए, यानी जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है, वैसे संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है ना, जैसे अमेरिकी संविधान। अब भारत इस लचीला और कठोर में कहां है भाई? तो भारत मध्य में है। भारत के संविधान में लचीलापन का भी गुण है और भारत के संविधान में कठोरता का भी गुण है। यानी भारत के संविधान के कुछ प्रावधान बड़ी आसानी से संशोधित हो जाते हैं, जबकि भारत के संविधान के कुछ प्रावधान बड़ी जटिलता से संशोधित होते हैं, बड़ी कठिनाई से संशोधित होते हैं। और इसलिए भारत के संविधान को कहा जाता है कि भारतीय संविधान लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है, दोनों का मिला जुला रूप है ना। चलिए, अब जो संविधान क्या है और ये संविधान के प्रकार। अब भारत में संविधान की मांग को यहां पे रखनी है, शुरू करनी है। तो ये टॉपिक संविधान क्या है और संविधान के प्रकार की चर्चा जो है वो हम लोगों ने की। इस क्लास में भारतीय राज व्यवस्था क्या है, भारतीय राज व्यवस्था किसे कहते हैं, राजनीति शास्त्र के साथ उसका क्या संबंध है, और
थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो 1600 ईस्वी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक लाकर मैंने आपको छोड़ा है। और उसके बाद मैंने आज आप इससे संविधान की परिभाषा और संविधान के प्रकारों से परिचित करा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जिन मुद्दों पे बात करेंगे वो मुद्दा होगा कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भारत में नेशनल मूवमेंट हुआ, उस नेशनल मूवमेंट के दौरान भारत में संविधान को लेकर किस तरह की क्यूरियोसिटी रही, किस तरह की जागरूकता रही, किन किन भारत के नेताओं ने संविधान और संवैधानिक दर्शन को लोगों के सामने रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए, जिसमें हम ये जानेंगे कि भारत में संविधान और संवैधानिक दर्शन, संविधान सभा की मांग और उसके गठन के संबंध में चर्चा हुई है ना। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।